तो चलिए हम अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। हमारा स्वाध्याय चल रहा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो हम धीरे धीरे अपने अवचेतन मन के जो शक्तियां हैं उनको हम जानते जा रहे हैं और अपने जीवन में परिवर्तन करते जा रहे हैं। आज 12वां लेसन, वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं। इतिहास के सबसे रचनात्मक वैज्ञानिक अवचेतन मन के सच्चे महत्व को जानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टीन और कई अन्य वैज्ञानिकों ने अवचेतन मन का प्रयोग करके ऐसा ज्ञान और जानकारी हासिल की जिससे उन्होंने महान उपलब्धियां प्राप्त की। अवचेतन मन की शक्ति को कर्म में बदलने की योग्यता महान वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सफलता बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक तथ्य है। इसका एक बहुत अद्भुत उदाहरण मशहूर केमिस्ट फ्रेडरिक वान के जीवन में देखा जा सकता है। वे काफी समय से बेंजीन नामक हाइड्रोकार्बन के रासायनिक सूत्र को समझने के लिए जूझ रहे थे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। एस्ट्रोडोनिस्ट इस समस्या से लगातार परेशान हो रहे थे। उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थीं। जब वे इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने थक कर मामले को अपने अवचेतन मन को सौंप दिया। इसके कुछ समय बाद ही वे लंदन की बस में चढ़ने वाले थे तो उनके अवचेतन मन ने उनके दिमाग में अचानक कौंध प्रस्तुत की। अपने मन में एस्ट्रोडोनिस ने सांप की छवि देखी जो अपनी ही पूंछ को काट रहा था और गोल गोल घूम रहा था। अवचेतन मन के इस संदेश से वे प्रेरित हो गए और उन्होंने अपनी खोज की दिशा बदल दी। जल्दी ही उन्हें लंबे समय से चाहा गया जवाब मिला, परमाणुओं का गोलाकार संयोजन, जिसे बेंजीन रिंग नाम से जाना जाता है। किस तरह एक मशहूर वैज्ञानिक ने अपने आविष्कार किए। निकोला विद्युत के क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली पथ प्रदर्शक थे। विज्ञान म्यूजियम में रखी टेस्ला काइल बच्चों को हमेशा बहुत पसंद आती है। यह उनका सिर्फ एक आविष्कार है। अविष्ट धातु के इस गोले को जब कोई छूता है तो स्थैतिक विद्युत उसके बाल खड़े हो जा कर देती है। टेस्ला ने प्रसारण ऊर्जा की अवधारणा की प्रयोग किए और इस विषय में उनके विचार अब भी क्रांतिकारी समझे जाते हैं। किस तरह एक मशहूर प्राकृतिक वैज्ञानिक ने अपनी समस्या सुलझाई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुई 19वीं सदी के सबसे मशहूर अमेरिकी प्राकृतिक वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने अपने अवचेतन मन की महान शक्तियों को नींद में महसूस किया। नीचे दिया गया उदाहरण एगेलिस की जीवनी से लिया गया है, जिसे उनकी विधवा पत्नी ने लिखा है। वे 2 सप्ताह से एक पत्थर के टुकड़े पर संरक्षित फालिस की धुंधली छाप को समझने की कोशिश कर रहे थे। थकने और चकराने के बाद उन्होंने आखिरकार अपना काम एक तरफ रख दिया और उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। इसके ठीक बाद एक बार आधी रात को जब उनकी नींद खुली तो उन्हें यकीन था कि सोते समय उन्होंने उसी मछली को देखा था जिसमें सभी खोए हुए अंग पूरी तरह से दिख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उस छवि को याद करने की कोशिश की तो यह उन्हें याद नहीं आई। बहरहाल वे यह सोचकर जॉर्डिन डेस प्लांटेस के पास एक बार फिर उस छाप को देखने के लिए गए ताकि शायद इससे उन्हें सपना याद आ जाए। यह कोशिश बेकार हुई। धुंधला रिकॉर्ड पहले
जितना ही अस्पष्ट था। अगली रात को मछली उन्हें दोबारा दिखी, लेकिन परिणाम पहले से ज्यादा संतोषजनक नहीं थे। पहले की तरह ही जागने पर छवि गायब हो गई। वही अनुभव एक बार फिर दोहराया गया। इस उम्मीद में तीसरी रात को उन्होंने सोने से पहले अपने पलंग के पास एक पेंसिल और कागज रख लिया। हुआ भी वही। सुबह के करीब मछली एक बार फिर उनके सपने में आई, पहले से अस्पष्ट से, लेकिन बाद में इतनी स्पष्टता से कि उन्हें उसके जैविक अंगों के बारे में जरा भी शंका नहीं रह गई थी। आधे सपने और पूरे अंधेरे में उन्होंने बिस्तर के पास रखे कागज पर मछली की आकृति बना ली। सुबह जब वे जागे तो अपने रात वाले स्केच में ऐसे अंग देखकर हैरान रह गए जिनके बारे में उन्हें लगता था कि फॉलिस में इनका मिलना असंभव है था। वे जल्दी से जॉर्डन डेस के पास गए। स्केच के मार्गदर्शन से उन्होंने पत्थर की सतह पर को छेनी से छीला, जिसके नीचे मछली के बाकी अंग छिपे हुए थे। जब मछली पूरी तरह से बाहर आ गई तो यह उनके सपने और स्केच के अनुरूप निकली तथा वे आसानी से इसका वर्गीकरण कर पाए। किस तरह एक असाधारण डॉक्टर ने डायबिटीज की समस्या सुलझाई। 1920 के दशक में मशहूर कनाडाई डॉक्टर और शोधकर्ता डॉक्टर फेड्रिस ने अपना ध्यान डायबिटीज की ओर मोड़ा। उस वक्त तक चिकित्सा विज्ञान इस बीमारी की रोकथाम का कोई प्रभावी उपाय नहीं सुझा पाए थे। डॉक्टर बेंटिंग ने इस विषय पर प्रयोग करने और इस पर उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन में काफी समय लगाया, लेकिन उन्होंने जो भी रास्ता खोजा वह बंद मिला। असफल कोशिशों के लंबे दिन के बाद एक रात को वे सो गए। नींद में अवचेतन मन ने उन्हें निर्देश दिया कि वे कुत्तों की बिगड़ी हुई पेनक्रिएटिक डक्ट से अवशेष निकाल लें। इस प्रेरणा से वे इंसुलिन की खोज कर पाए, जो आज भी असंख्य लोगों की मदद कर रही है। आप ध्यान दें, डॉक्टर बेंटिंग काफी समय से चेतन मन से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उनके अवचेतन मन ने इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की। मतलब वो चेतन मन से बहुत कोशिश कर रहे थे और वही जाकर के अवचेतन मन ने उसके ऊपर प्रतिक्रिया शुरू की। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि आपको भी हमेशा रातों रात जवाब मिल जाएगा। हो सकता है जवाब कुछ समय तक ना मिले। हताश ना हो। हर रात सोने से ठीक पहले समस्या अपने अवचेतन मन के हवाले इस तरह करते रहे जैसे आपने यह काम पहले कभी नहीं किया है। अगर समाधान मिलने में ज्यादा देर लगे तो संभव है आप यह सोच रहे हो कि अवचेतन मन को सौंपा गया सवाल इतना बड़ा है कि उसे सुलझाने में लंबा समय लग जाएगा। यह हैरानी की बात नहीं है। आमतौर पर हम सभी को यकीन होता है कि हमारी समस्याएं मुश्किल हैं। अगर वे मुश्किल नहीं होती तो ये समस्याएं ही नहीं होती। बहरहाल यह सोच गलत है। आपका अवचेतन मन समय और स्थान के बंधन से परे है। यह यकीन करते हुए सोने जाएं कि आपको जवाब मिल ही जाएगा या मिल ही गया है। यह घोषणा न करें कि जवाब का भविष्य में इंतजार करना पड़ेगा। परिणाम में आस्था रखें। इस पुस्तक को पढ़ते समय सभी विश्वास करें कि आपकी समस्या का एक जवाब है, एक आदर्श समाधान। किस तरह एक वैज्ञानिक सोवियत कैंप से भागा। डॉक्टर लोथार वान ब्लैंक स्मिथ प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें एक सोवियत कंसंट्रेशन में कैंप में कैद कर लिया गया था। वे अपने बचाव और अंततः आजादी की ओर भाग निकलने का श्रेय अपने अवचेतन मन की शक्तियों को देते हैं। मैं रूस में एक कोयला खदान में युद्धबंदी था और मैंने जेल के अहाते में अपने चारों तरफ लोगों को मरते देखा था। क्रूर पहरेदार, दंभी अफसर और चालाक कम्युनिस्ट अफसर हम पर नजर रखते थे।
थोड़े से मेडिकल चेकअप के बाद हर कैदी के कोयले का कोटा तय कर दिया जाता था। मेरा कोटा 300 पाउंड प्रतिदिन था। अगर कोई कैदी अपना कोटा पूरा नहीं करता था तो उसे मिलने वाले थोड़े से राशन में से भी कटौती कर दी जाती थी और कुछ समय में वह कब्र में पहुंच जाता था। मैं वहां से भागने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैं जानता था कि मेरा अवचेतन मन किसी न किसी तरह कोई रास्ता खोज लेगा। जर्मनी में मेरा घर तबाह हो गया था। मेरा परिवार मिट गया था। मेरे सभी मित्र और पूर्व सहयोगी या तो युद्ध में मर चुके थे या फिर कैंप में थे। उन्हें भी मतलब कैद कर लिया गया था। मैंने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं लॉस एंजल्स पहुंचना चाहता हूँ और तुम्हें रास्ता खोजना है। मैंने लॉस एंजल्स की तस्वीरें देखी थी और मुझे कुछ सड़कें और इमारतें बहुत अच्छी तरह से याद थी। मैं उन्हें बार बार याद करने लगा। हर दिन हर रात मैं कल्पना करता था कि मैं विल्शायर रोड पर एक अमेरिकी लड़की के साथ टहल रहा हूँ जिससे मैं युद्ध से पहले बर्लिन में मिला था। अब वह मेरी पत्नी है। मेरी कल्पना में हम स्टोर्स में गए, बरसों में यात्रा की, रेस्तरां में भोजन किया। हर रात में खास तौर पर खुद को अपनी काल्पनिक अमेरिकी कार में लॉस एंजल्स की सड़कों पर इधर से उधर जाते हुए देखता था। मैंने यह सब कुछ स्पष्ट और वास्तविक बना लिया। मेरे मस्तिष्क में ये तस्वीरें उतनी ही वास्तविक और स्वाभाविक थी जितना कि कैंप के बाहर लगा पेड़। हर सुबह प्रमुख पहरेदार लाइन में खड़े कैदियों को गिनता था। वह कहता था, 1 2 3 आदि। एक दिन जब 17 नंबर पुकारा गया, जो मेरा क्रम था, तो मैं अलग खड़ा हो गया। इस बीच पहरेदार को किसी ने एक आध मिनट के लिए बुलवा लिया और वापस लौटने पर उसने गलती से अगले आदमी को 17 नंबर के रूप में गिन लिया। जब शाम को कैदी लौटे तो उनकी संख्या पूरी निकली। किसी को पता ही नहीं चला कि मैं नहीं लौटा हूं और मैं जानता था कि यह पता चलने में उन्हें काफी समय लगेगा। मैं बिना किसी के पता चले कैंप से बाहर निकल गया और 24 घंटे तक पैदल चलता रहा। अगले दिन मैंने एक वीरान कस्बे में आराम किया। मैं मछली पकड़कर और कुछ जंगली पक्षियों का शिकार करके जिंदा रहा। मैंने पोलैंड जाने वाली कोयले की ट्रेनें देखी और रात को उसमें यात्रा की, जब तक कि आखिरकार मैं पोलैंड नहीं पहुंच गया। दोस्तों की मदद से मैंने लूसर्न स्विट्जरलैंड का रुख किया। एक शाम पैलेस होटल लूसर्न में मैंने एक अमेरिकी व्यक्ति और उसकी पत्नी से बात की। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सांता मोनिका कैलिफोर्निया में उनके घर अतिथि बनना चाहूंगा। मैंने स्वीकार कर लिया। लॉस एंजल्स पहुंचने पर मैंने पाया कि उनका शोफर मुझे विल्शराय रोड तथा कई अन्य सड़कों पर ले जा रहा था जिनकी स्पष्ट कल्पना मैंने रूसी कोयला खदान में महीनों तक की थी। मैंने उन इमारतों को पहचान लिया जिन्हें मैंने अपने मन में इतनी बार देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले से भी लॉस एंजल्स में आ चुका हूँ। मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। मैं कभी भी अवचेतन मन के चमत्कारों पर हैरान होना बंद नहीं करूंगा। सचमुच इसमें इसके पास ऐसे तरीके होते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो आज का सेशन